अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शानीन स्टार्स एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3 दी सेल की एक्सरसाइज का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारे पास सेक्शन 2 में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स गिवन किए हुए हैं। सबसे पहले जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है वो है व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, जब हमने थ्योरी का पोर्शन किया था, थ्योरी के पोर्शन में भी हमने डिस्कस किया था कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसको पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए बोला जाता है क्योंकि जितनी भी सेलुलर रेस्पायरेशन होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और सेलुलर रेस्पायरेशन के दौरान जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एटीपी की फॉर्म में पावर हाउस में, पावर हाउस मीन्स के माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होती है। और एट द टाइम ऑफ नीड सेल जो बॉडी या फिर जो बाकी सेल्स हैं वो अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए जो एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया से लेते हैं। ठीक है, इसमें मैंने प्रॉपर इसका आंसर मेंशन किया है। माइटोकॉन्ड्रिया आर नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। इट इज बिकॉज द माइटोकॉन्ड्रिया इज द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पायरेशन। ठीक है, जो हमारी जो रेस्पायरेशन है वो कहाँ पे होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। वेयर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज जनरेटेड, जहाँ पे एनर्जी किसकी फॉर्म में जनरेट होती है, एटीपी। एटीपी की फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है। ये जनरेट होती है रेस्पायरेशन के नतीजे में एंड एज अ रिजल्ट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, रेस्पायरेशन में क्या होता है, फूड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो ग्लूकोज है उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, ऑक्सीजन के थ्रू उसका ब्रेकडाउन होता है और एनर्जी जनरेट होती है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और ये जो एनर्जी रिलीज होती है इज रिक्वायर्ड फॉर वेरियस केमिकल एक्टिविटीज नीडेड फॉर लाइफ। और ये बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज के लिए चाहिए होती हैं, और वो केमिकल एक्टिविटीज वाइटल फॉर लाइफ होते हैं। ठीक है, लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द रेड ब्लड सेल्स मोर सुटेबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनका काम होता है कि ये बॉडी में ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सी ऐसी करेक्टरिस्टिक्स हैं रेड ब्लड सेल्स में जो उसको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में के लिए सूटेबल बनाती हैं। ठीक है, तो रेड ब्लड सेल्स को अगर हम देखें तो ये हाईली एफिशिएंट है एट ट्रांसपोर्टिंग ऑक्सीजन बिकॉज दे कंटेन हीमोग्लोबिन। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स में हम कहते हैं कि जो ब्लड का रेड कलर होता है वो किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है। ठीक है, हीमोग्लोबिन क्या है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन है, मतलब एक ऐसी प्रोटीन जिसमें सेंट्रल एटम क्या होता है, आयरन होता है। और ये आयरन जो है वो किसको बाइंड करता है, अपने साथ ऑक्सीजन को बाइंड करता है, और ये ऑक्सीजन फिर ब्लड के थ्रू बॉडी के दूसरे पार्ट्स में पहुंचती है। ठीक है, दूसरी इसकी कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है जो इसको सूटेबल बनाती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, वो इसकी शेप है। ठीक है, अगर हम रेड ब्लड सेल्स की शेप देखें तो रेड ब्लड सेल्स की बाइकॉनकेव शेप्स होती हैं, मतलब ये दोनों साइड से इस तरह को अंदर की तरफ प्रेस हुए होते हैं। ठीक है, और इस बाइकॉनकेव शेप की वजह से इसका जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है। सरफेस एरिया के इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन के एक्सचेंज के लिए ऑक्सीजन का सेल्स के टिश्यूज और रेड ब्लड सेल्स के साथ जो एक्सचेंज होने के लिए जो सरफेस एरिया है वो इंक्रीज हो जाता है बाइकॉनकेव शेप होने की वजह से, एंड अलाउ देम टू इजीली नेविगेट थ्रू स्मॉल ब्लड वेसल्स। और इस तरह से ये जो छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं जैसे कैपिलरीज हैं उनमें भी इजीली मूव कर पाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी इसको सूटेबल बनाती है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन वो ये है कि इनमें न्यूक्लियस और दूसरी ऑर्गेनेलीज नहीं होती। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स एनिमल्स में वो वाहिद सेल्स होती हैं जिसमें न्यूक्लियस या दूसरी ऑर्गेनेलीज मौजूद नहीं होती, और न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज के मौजूद ना होने की वजह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है फॉर हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन ब्लड में जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा ऑक्सीजन बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ, और उतनी ही ज़्यादा ब्लड में बॉडी में सर्कुलेट होगी। ठीक है, तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं रेड ब्लड सेल्स की जो इसको ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के लिए एफिशिएंट बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, गिव द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स। हमने एपिडर्मल सेल्स पढ़े। ठीक है, बॉडी में एपिडर्मल सेल्स मीन्स जो आउटर मोस्ट सेल्स होते हैं। अब जो आउटर मोस्ट एपिडर्मल सेल्स हैं एक लेयर इनकी ऊपर होती है और एक लेयर नीचे होती है अगर हम प्लांट सेल्स की बात करें। ठीक है, तो प्लांट सेल्स में जो एपिडर्मल सेल्स लोअर एपिडर्मिस पर मौजूद होते हैं उसमें कुछ सेल्स मॉडिफाई होते हैं किसमें, स्टोमेटा में। ठीक है, वो किसकी फॉर्म में मॉडिफाई हुए होते हैं, स्टोमेटा में। और ये स्टोमेटा किसका काम करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का काम करते हैं। ठीक है, एपिडर्मल सेल्स ही में कुछ सेल्स की मॉडिफिकेशन हुई होती है स्टोमेटा के तौर पर जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में हेल्प करते हैं। ठीक है,
तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में एपिडर्मल सेल्स किस तरह से मॉडिफाई होते हैं? एपिडर्मल सेल्स इन प्लांट्स मॉडिफाई टू फॉर्म स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स, जिनको हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। और स्टोमेटा में हमारे पास, स्टोमेटा का अगर स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास बीन शेप जो है ये गार्ड सेल्स होते हैं, और इनके अंदर ये छोटी सी ओपनिंग होती है जो क्या कहलाती है? स्टोमेटा कहलाती है। ठीक है, और छोटी सी ओपनिंग, या फिर हम इसको पोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, गार्ड सेल्स सराउंडिंग टाइनी पोर। ठीक है, दो गार्ड सेल्स होते हैं, ये जो बीन शेप्ड मैंने सेल्स बनाए हैं ये गार्ड सेल्स हैं जो कि एक टाइनी पोर को सराउंड कर रहे होते हैं। दीज गार्ड सेल्स कैन चेंज शेप टू ओपन और क्लोज द स्टोमेटा। ठीक है, ये गार्ड सेल्स जो हैं वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, और इनकी शेप चेंज जब होती है तो जो गार्ड सेल्स, जो स्टोमेटा है वो ओपन या क्लोज होता है। ठीक है, अगर ये वाटर के साथ फिल हो जाएं, ठीक है, वाटर के साथ फिल हो जाएं तो ये टर्जिट हो जाते हैं, फूल जाते हैं, और फूल होने की वजह से ये एक दूसरे से इस तरह से थोड़े से सेपरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से बीच का जो टाइनी पोर्शन है, टाइनी पोर है, वो ओपन हो जाता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, जिससे वाटर या गैसेस जो है वो सेल के अंदर या फिर बाहर आराम से मूव कर सकती हैं। ठीक है, इसके बरक्स जब इन्हीं सेल्स में से जो वाटर है वो वाटर जो है वो रिमूव हो जाता है तो ये श्रिंक कर जाते हैं, सुकड़ जाते हैं, जिसकी वजह से ये आपस में मिल जाते हैं सेंटर से, और इनके दरमियान जो पोर है, जो स्टोमेटा है, वो क्लोज हो जाता है, जिसकी वजह से गैसियस एक्सचेंज होना स्टॉप हो जाता है। ठीक है, these guard cells can change shape to open or close the stomata, thereby regulating the exchange of gases such as carbon dioxide and ऑक्सीजन। ठीक है, इनकी शेप के चेंज होने की वजह से स्टोमेटा ओपन या क्लोज होता है, और इसके ओपन या क्लोज होने की वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस रेगुलेट होती हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन इजीली अंदर या फिर सेल से बाहर मूव कर सकती हैं। दिस मॉडिफिकेशन अलाउज प्लांट टू एफिशिएंटली परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस मॉडिफिकेशन की वजह से अगर जब हम कार्बन डाइऑक्साइड अंदर सेल के अंदर जाएगी तो वो इजीली अपना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस परफॉर्म कर सकेगा, और इस तरह जब ऑक्सीजन हम गार्ड सेल्स के जरिए या स्टोमेटा के जरिए सेल के अंदर जाएगी तो वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस इजीली परफॉर्म कर सकता है, वाइल मिनिमाइजिंग वाटर लॉस। और जब स्टोमेटा क्लोज हो जाती है तो वाटर जो है वो सेल के बाहर, अंदर से बाहर नहीं आ जाता, बाहर नहीं आ सकता, जिसके जरिए जो गार्ड सेल्स हैं वो वाटर लॉस को भी मिनिमाइज करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो एपिडर्मल सेल्स की मॉडिफिकेशन है वो हमने देखनी है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, इसी तरह से जो हमारी एपिडर्मल सेल्स हैं जो कि रूट्स में आते हैं, उसमें जो एपिडर्मल सेल्स हैं वो इस तरह से एक्सटेंड हुए होते हैं, और ये क्या बनाते हैं? रूट हेयर्स बनाते हैं, और ये रूट हेयर्स वाटर की एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। ये इलोंगेटेड होते हैं, इलोंगेशन होने की वजह से ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करती हैं फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स एंड वाटर। इस तरह से ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एंड मिनरल्स जो हैं वो रूट्स प्लांट्स में लेकर जाती हैं। ठीक है, फॉर दी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एपिडर्मल सेल्स इन प्लांट्स मॉडिफाई इन प्लांट रूट्स मॉडिफाई टू फॉर्म रूट हेयर्स। ठीक है, रूट हेयर्स बनाते हैं। दीज रूट हेयर्स आर इलोंगेटेड, ये रूट हेयर्स इलोंगेटेड एक्सटेंशंस होती हैं आपका एपिडर्मल सेल्स दैट सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स, और ये एक्सटेंशंस क्या करती हैं? सरफेस एरिया ऑफ द रूट्स को इंक्रीज, प्रोटीन्स वगैरह सिंथेसाइज कर चुका होगा। ठीक है, तो वो जो पहले से सिंथेसाइज प्रोटीन्स या एंजाइम्स उनके पास मौजूद हैं, ये उसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए। और फॉर इंस्टेंस रेड ब्लड सेल्स रिलाई ऑन हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट के लिए हीमोग्लोबिन के ऊपर रिलाई करते हैं, और जो जाइलम सेल्स हैं वो वाटर को कंडक्ट करते हैं थ्रू सेल वॉल एंड इंटरकनेक्टेड ट्यूब्स विदाउट द नीड ऑफ द न्यूक्लियस। इनको ये न्यूक्लियस के बगैर किसको यूज करते हैं? सेल वॉल्स को और इंटरकनेक्टेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, जो जाइलम सेल्स होते हैं उनकी जो सेल वॉल्स होती हैं उनके थ्रू प्लाज्माडेस्माटा होता है जिसके थ्रू वो कंडक्शन का काम करते हैं। ठीक है, तो इस वजह से उनका न्यूक्लियस का काम नहीं, न्यूक्लियस की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है अनराइप ऑरेंजेस आर ग्रीन इन कलर। ठीक है, मतलब जो कच्चे माल्टे होते हैं वो सब्ज होते हैं कलर में, और आफ्टर राइपनिंग जब वो पक जाते हैं तो उनका कलर चेंज होता है। अब आपने वो ऑर्गेनेली सजेस्ट करनी है जो कि इसको जिनके नंबर के चेंज होने की वजह से जो इसका कलर है वो ग्रीन से ऑरेंज हो जाता है। ठीक है, तो ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ ऑरेंजेस के जब ऑरेंजेस पक रहे होते हैं तो नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट डिक्रीजेस। ठीक है, जब वो कच्चे होते हैं तो उनमें ग्रीन कलर होता है, और ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल मौजूद होता है,
और ये क्लोरोफिल रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर गिविंग ग्रीन कलर टू द ऑरेंजेस। और जब ये पकने की तरफ जाती हैं तो इसमें से जो क्लोरोप्लास्ट हैं जो कि प्लास्टिड की टाइप हैं, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट का जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और क्रोमोप्लास्ट का नंबर इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। क्रोमोप्लास्ट इसको क्या देते हैं, कलर इसको ऑरेंज कलर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, द क्लोरोप्लास्ट विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रीन कलर ड्यू टू क्लोरोफिल आर कन्वर्टेड इनटू क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट किसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्लोरोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। दैट प्रोड्यूस पिगमेंट्स, जिसका काम क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट का क्या काम होता है कि पिगमेंट्स प्रोड्यूस करती है लाइक कैरोटिनॉइड्स विच गिव राइप ऑरेंजेस देयर ऑरेंज कलर, जिनकी मदद से जो पका हुआ माल्टा होता है उसको ऑरेंज कलर मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑर्गेनेलीज आर अबंडेंट इन स्लाइवरी ग्लैंड सेल्स। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स में दो ऑर्गेनेलीज अबंडेंट होती हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और दूसरी है गोल्जी अपरेटस। ठीक है, अब ये इनका रीजन क्या है, क्यों ये अबंडेंट होती हैं स्लाइवरी ग्लैंड सेल्स में। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो क्रूशियल है फॉर सिंथेसाइजिंग एंड प्रोसेसिंग प्रोटीन्स। ठीक है, ये प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के ऊपर चूंकि राइबोसोम्स अटैच होती हैं तो ये राइबोसोम्स उसको क्या प्रोटीन सिंथेसाइज करने में हेल्प करते हैं और उसको प्रोसेस करने में हेल्प करते हैं, मीन्स कि उसको मॉडिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्लाइवरी ग्लैंड। और वो जो मॉडिफाई होती हैं तो वो किस में चेंज हो जाती हैं, स्लाइवरी एंजाइम्स में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, द गोल्जी अपरेटस फर्दर मॉडिफाइज, जो गोल्जी अपरेटस है जब उसके पास ये स्लाइवरी एंजाइम्स आते हैं वो उसे फर्दर मॉडिफाई करती है और उन प्रोटीन्स को पैक कर देती है इनटू सिक्रीटरी वेसिकल्स। ठीक है, उनको सिक्रीटरी वेसिकल्स की फॉर्म में पैक कर देती है फॉर एक्सक्रीशन इनटू द स्लाइवा, ताकि वो स्लाइवा में जाके अपनी एक्सक्रीशंस प्रोड्यूस कर सकें। ठीक है, तो दिस वाज द एक्सरसाइज ऑफ यूनिट नंबर 4 द सेल। उम्मीद करती हूँ आपको आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर हेल्पफुल है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ये इलोंगेटेड एक्सटेंशन रूट हेयर की ये क्या करती हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करती हैं, जो कि मैंने ऊपर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया है। और दिस इंक्रीज सरफेस एरिया इनहेंस द प्लांट्स एबिलिटी टू अब्जॉर्ब वाटर। ठीक है, और इस इंक्रीज सरफेस एरिया की वजह से जो प्लांट्स की वाटर को अब्जॉर्ब करने की एबिलिटी है वो बढ़ जाती है। एंड वाटर के साथ साथ वो एसेंशियल मिनरल्स को भी सॉइल से अब्जॉर्ब करता है, फैसिलिटेटिंग वाटर बेटर न्यूट्रिएंट्स अपटेक एंड ग्रोथ। और जिसकी वजह से प्लांट जो है वो एबल होता है कि उसको न्यूट्रिएंट्स अच्छी मिल सकें और उसकी ग्रोथ अच्छी हो सके। ठीक है, तो दिस वाज द मॉडिफिकेशन ऑफ एपिडर्मल सेल्स फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, जो एक हमें डायग्राम गिवन की हुई है और इसमें ये प्लांट सेल की डायग्राम है। ठीक है, इसमें उन्होंने बोला है कीपिंग इन व्यू द पार्ट्स लेबल्ड 1 to 4। ठीक है, 1 2 3 4 पार्ट्स में लेबल किए हुए हैं। आप लोगों ने उससे रिलेटेड जो नीचे क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर करना है। और आप लोगों ने ये चीज़ बहुत अच्छे से माइंड में बिठा लें कि आप लोगों के जो बोर्ड के एग्जाम्स हैं उनमें इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आप लोगों को डायग्राम्स गिवन होती हैं और उससे रिलेटेड आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, तो पहला आप लोगों का क्वेश्चन है गिव द नंबर इंडिकेटिंग द स्ट्रक्चर विच कंट्रोल्स द सेल एक्टिविटीज। ठीक है, 1 2 3 4 में से आपने उस नंबर को वो नंबर इंडिकेट करना है जो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, तो हमें पता है सेल की एक्टिविटीज को कौन कंट्रोल करता है, न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। तो जो पार्ट 4 है ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस जो है वो सेल की एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। द स्ट्रक्चर 4 इंडिकेटिंग द न्यूक्लियस विच कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल। ठीक है, इसके बाद है नेम द बायोकेमिकल प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन पार्ट 2। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। तो साइटोप्लाज्म में कौन सा बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, एक ही बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि क्या कहलाता है, ग्लाइकोलाइसिस कहलाता है। ठीक है, पार्ट 2 क्या है, साइटोप्लाज्म और बायोकेमिकल प्रोसेस जो कि साइटोप्लाज्म में होता है वो क्या है, ग्लाइकोलाइसिस। नेक्स्ट हमारे पास है व्हाट विल हैपन टू सेल इफ पार्ट 1 इज रिमूव्ड एंड पार्ट 3 इज ओवरफिल्ड विद वाटर। ठीक है, पार्ट 1 क्या है, सेल वॉल है और पार्ट 3 क्या है, वैक्यूल है। ठीक है, अगर 1 जो है इसको हम सेल वॉल को रिमूव कर दें और वैक्यूल को पानी से ओवरफिल हो जाए तो क्या होगा कि एक तो सेल को शेप प्रोवाइड करने वाला जो स्ट्रक्चर था सेल वॉल वो हमने ख़त्म कर दिया। उसकी वजह से सेल की शेप जो है वो ऑलरेडी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और अगर वैक्यूल भी जो है वो ज़रूरत से ज़्यादा ओवरफिल्ड हो जाए पानी से तो वो क्या करेगा, सेल को टर्जिट कर देगा और इतना उसका जो साइज है वो बड़ा हो जाएगा कि सेल अल्टीमेटली क्या कर जाएगा, बस्ट कर जाएगा। ठीक है, इफ अ सेल वॉल इज रिमूव्ड एंड द वैक्यूल इज ओवरफिल्ड विद वाटर द सेल वॉल विल बस्ट। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है द डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट्स द न्यूक्लियस। यहाँ पे जो हमें डायग्राम दी हुई है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है।
इसमें जो स्ट्रक्चर जिसको लेबल किया गया है ई एंड एफ, आपने इनको बताना है कि ये क्या स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसमें ये जो छोटे छोटे से पोर्स हैं जहाँ से ये आपस में डिसजॉइंट हुई है, तो उसको ये क्या कहलाते हैं, न्यूक्लियर पोर्स कहलाते हैं। और जो डार्क पोर्शन होता है न्यूक्लियस के अंदर वो क्या कहलाता है, न्यूक्लियोलस कहलाता है। तो जो स्ट्रक्चर ई है वो न्यूक्लियोलस है और जो स्ट्रक्चर एफ है वो क्या है, न्यूक्लियर पोर है। अब इन्होंने कहा है गिव द फंक्शन ऑफ एफ, एफ के अपने फंक्शन बताना है। एफ हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर पोर है। तो न्यूक्लियर पोर क्या करता है, कम्युनिकेशन का काम करता है न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म के बीच में, ठीक है। एफ स्ट्रक्चर हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर पोर है और न्यूक्लियर पोर के जरिए जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म के साथ कम्युनिकेट करता है और कम्युनिकेशन के साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट्स एंड प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूक्लियस में एंटर होती हैं थ्रू दीज पोर्स, ठीक है। पोर्स की मदद से कुछ न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर जाती हैं और राइबोसोम्स और मैसेंजर आरएनए जो हैं वो न्यूक्लियस से लीव करते हैं और न्यूक्लियस से लीव करने के बाद ये राइबोसोम्स जो हैं वो साइटोप्लाज्म में प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं, ठीक है। ये स्ट्रक्चर एफ के फंक्शन हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है विच साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज फाउंड बाय ई, कौन सी साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज है जो ई सिंथेसाइज करता है। ई हमारे पास क्या है, न्यूक्लियोलस है और न्यूक्लियोलस हम कहते हैं फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम्स हैं। तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज क्या बना, साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जो कि न्यूक्लियोलस फॉर्म करते हैं वो क्या है, राइबोसोम्स, ठीक है। व्हाट हैपन्स टू ई ड्यूरिंग सेल डिवीजन, सेल डिवीजन के साथ, ये सेल डिवीजन के दौरान ई के साथ न्यूक्लियोलस के साथ क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ई न्यूक्लियोलस जब सेल डिवीजन हो रही होती है तो न्यूक्लियोलाई जो है वो डिसअपियर हो जाते हैं, ठीक है, वो वहाँ से ख़त्म हो जाते हैं और उनके जो कॉन्टेंट है वो पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, सेल शेप इज रिलेटेड टू सेल फंक्शन, ठीक है। सेल की शेप जो है वो उसके फंक्शन के साथ रिलेटेड होती है। अब हमने 3 एग्जांपल्स देनी है सेल्स की जो हमारे हमारे आंसर को सपोर्ट करेंगे कि वाकई के जो सेल की शेप है वो उसके फंक्शन के साथ रिलेट करती है। तो पहले हमारे पास रेड ब्लड सेल्स हैं। रेड ब्लड सेल्स का ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि इनकी बाइकॉनकेव शेप होती है और बाइकॉनकेव शेप इसलिए होती है कि इनके सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं फॉर ऑक्सीजन एक्सचेंज, ठीक है। सरफेस एरिया बढ़ा देते हैं जिसकी मदद से ज़्यादा टिश्यूज और सेल के बीच में ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। अलाउज देम टू फ्लेक्सिबली नेविगेट थ्रू नैरो कैपिलरीज। और इस तरह से जो रेड ब्लड सेल्स हैं जब उनकी बाइकॉनकेव शेप है तो वो ब्लड कैपिलरीज, नैरो कैपिलरीज से भी इजीली मूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो सेल हैं वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो लॉन्ग होते हैं, इनके थिन एक्सॉन्स होते हैं जो कि ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस या मैसेज की ट्रांसमिशन को फैसिलिटेट करने में हेल्प आउट करते हैं ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विद इन द बॉडी, ठीक है। इनका काम क्या होता है कि मैसेज एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट के साथ मैसेज लेके जाना। तो मैसेज किसके जरिए जाता है, न्यूरॉन्स के जरिए जाता है और डेंड्राइट्स जो हैं वो मैसेज रिसीव करते हैं और एक्सॉन के जरिए वो दूसरे पार्ट में पहुंचता है, ठीक है। तो इस वजह से इनकी शेप जो है वो इलोंगेटेड होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रूट हेयर सेल्स। रूट हेयर सेल्स भी इलोंगेटेड शेप के होते हैं ताकि इनका सरफेस एरिया इंक्रीज हो सके फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है। यहाँ सॉइल का वर्ड मैंने मिस किया हुआ है तो आप लोग वो लिख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज 2 मेन कंपोनेंट्स अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ठीक है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल सेल मेम्ब्रेन का हमने डिटेल से पढ़ा था, उसमें हमने देखा था कि लिपिड बाइलेयर है और उसके बीच में जो प्रोटीन्स हैं वो एम्बेडेड फॉर्म में मौजूद हैं, ठीक है। तो वो कह रहे हैं कि विच, इसको हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला था। तो कौन सा कंपोनेंट है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो कि फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है और कौन सा कंपोनेंट है जो मोज़ेक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो लिपिड बायलेयर है वो रिप्रेजेंट करती है फ्लूइड कंपोनेंट, ठीक है। जो लिपिड की बायलेयर है वो फ्लूइड कंपोनेंट को है और ये क्या प्रोवाइड करती है, फ्लेक्सिबिलिटी और लेटरल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स विद इन द मेम्ब्रेन। और मॉलिक्यूल्स में लेटर मतलब एक लिपिड से दूसरे लिपिड और लिपिड से प्रोटीन तक मॉलिक्यूल्स की लेटरल मूवमेंट किसकी मदद से पॉसिबल है, लिपिड लेयर की मदद से पॉसिबल है। और दूसरे जो है वो प्रोटीन्स होती हैं जो कि एम्बेडेड फॉर्म में या फिर अटैच टू द लिपिड मौजूद होती हैं और इनका काम क्या होता है कि पैटर्न ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स विद इन द फ्लूइड लिपिड एनवायरनमेंट, ठीक है। ये एक पैटर्न क्रिएट करते हैं डिफरेंट मॉलिक्यूल्स का कि वो किस तरह से सेल मेम्ब्रेन के अंदर या सेल मेम्ब्रेन से आउट बाहर मूव करेंगे। तो जो प्रोटीन्स हैं ये मोज़ेक को रिप्रेजेंट कर रही हैं और जो लिपिड बाइलेयर है वो फ्लूइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस वाज आवर क्वेश्चन नंबर 7।
Now question number 8. Select the structures which are present in all cells of all kingdoms. ठीक है, जितने भी kingdoms हैं उन सब के cells में जो structures मौजूद होते हैं, ये नीचे structures इन्होंने given किए हैं, आप लोगों ने इनमें से वो structure select करना है और उसका आपने एक function बताना है. ठीक है, तो सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो तमाम सेल्स में मौजूद होती है, जिसको हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं. और इसका फंक्शन क्या होता है कि रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल. ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर और बाहर रेगुलेट करती है, जिसकी मदद से होम्योस्टेसिस मेंटेन रहता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म जो है ये केमिकल रिएक्शंस के लिए मीडियम प्रोवाइड करता है और ऑर्गेनेलीज को अपने अंदर होल्ड करता है. ठीक है, इसके बाद हमारे पास राइबोसोम्स है. राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं. कैसे प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं कि न्यूक्लियर एसिड जो मैसेंजर आरएनए और राइबोसोमल के सब यूनिट्स आती हैं, उनके जरिए राइबोसोम्स उनके जरिए एक हमारे पास क्या बनती है, राइबोसोम्स बनते हैं. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्रोमोसोम्स या फिर डीएनए है. ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं that guides the development, functioning and reproduction of the cell. और इस genetic information की मदद से next cell जो है उसमें उसको information मिलती है कि उसने development कैसे करनी है, उसने function कैसे perform करना है और reproduction कैसे करनी है. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है. विच सेल इन एनिमल्स एंड प्लांट्स डू नॉट हैव अ न्यूक्लियस. ठीक है, आपने एक सेल एनिमल में और प्लांट में बताना है कि जिसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, और इनमें ये न्यूक्लियस ना होने की वजह ना होने की मतलब विदाउट न्यूक्लियस ये अपना फंक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं. हम तो कहते हैं कि जितनी भी सेल की एक्टिविटीज़ हैं वो न्यूक्लियस कंट्रोल करता है, तो इनमें कौन फिर ये अपनी एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल करते हैं. ठीक है, तो एनिमल्स में जो मैच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, जो और प्लांट्स में मैच्योर जाइलम वेसल्स में न्यूक्लियस नहीं होता. ठीक है, ये अपना फंक्शन न्यूक्लियस के बगैर कैसे परफॉर्म करते हैं. दीज सेल्स परफॉर्म फंक्शंस बाय रिलाइंग ऑन प्री सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स एंड एंजाइम्स. के मैच्योर हमने क्या कहा है कि मैच्योर रेड ब्लड सेल्स और मैच्योर जाइलम वेसल सेल्स मींस के जब